हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे अपने एक नया टॉपिक जिसका नाम है, और एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, बिजनेस लॉ। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जब बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉ के कई पोर्शन है ना, जिसमें जब भी आप देखोगे इसको कई पार्ट में बांट कर पढ़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। जैसा कि देखोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ हमको यहाँ पर पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपने पढ़ रखा है। तो ध्यान रखोगे ये सभी एक्ट क्या है, इसी के पहले पार्ट थे। ठीक है, अब क्या हो गया है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो एक्ट क्या है, बदल गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पर बात करेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की। और इसके पहले ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग बिजनेस लॉ को क्यों पढ़ते हैं, या लॉ का रिक्वायरमेंट क्या है, लॉ पढ़ने की जरूरत क्या है। ये सभी बातें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लॉ हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो, जिस देश में आप रह रहे हो वहां पर, और वहां पर रहने के लिए वहां के लॉ को जानने की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, देखो, अगर हम लोग रूल रेगुलेशन को नहीं जानेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कोई भी आपके साथ मनमानी कर सकता है। ठीक है, तो इस मनमानी से, इस सभी चीजों को और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए क्या है, हम लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखो कि जो हमको पढ़ना है उसमें विशेष प्रावधान हमको ये रखना है ध्यान में कि हमको बिजनेस लॉ पढ़ना है, ना कि हमको यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट या इस तरह के कुछ लॉ को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखोगे, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आप क्या बात करोगे, देखोगे कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों पढ़ते हैं, उसका मेन रीजन क्या है पढ़ने का। ध्यान रखोगे इस बात को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने का मेन रीजन क्या है, हम जानेंगे यहां पर कि बिजनेस से रिलेटेड लॉ रूल रेगुलेशन क्या है आपके। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे यहां पर क्या देखोगे आप कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टाइटल क्या है। तो देखो सब लोग फटाफट, टाइटल की जब भी आप बात करोगे देखोगे सबसे पहले कि टाइटल क्या है इसका। ठीक है, तो देखो आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना, कब बना ये, 1872 में। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ नई बातें है ना, या इंपॉर्टेंट बातें जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो देखोगे जैसे कि टाइटल क्या है इसका, है ना। तो जब भी बात करेंगे आप टाइटल की, पहले काम करो, धीरे धीरे मैं आपको लिखा रहा हूं, आप लिखते रहो, फिर मैं धीरे धीरे चीजों को समझाता रहूंगा। ठीक है, जब भी बात करोगे आप टाइटल की, इसका टाइटल क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, देखेंगे फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे इनेक्टमेंट डेट क्या है इसकी, है ना। जब भी बात करोगे आप इनेक्टमेंट डेट की, तो देखोगे इनेक्टमेंट डेट क्या है इसका, 25 अप्रैल 1872 की बात करता है ये, है ना। इनेक्टमेंट का मतलब है ना कब बना ये। ठीक है, फिर इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल कब हुआ ये आपका, 1 सितंबर 1872 से ये इनफोर्सेबल हो गया है। फिर देखोगे आप सोर्स क्या है, कैसे आया ये, कैसे बनाया गया है इसको, तो उसके लिए बात करोगे आप। देखो अपने यहाँ ब्रिटिशर्स के शासन थे, तो जो मैक्सिमम रूल रेगुलेशन अपने यहाँ बनाए गए हैं, बने हुए हैं, तो उसमें हमने मेन एलिमेंट कहाँ से रखा है, अपने इंग्लिश लॉ से रखा है। ठीक है, या उनके इंग्लिश लॉ से रखा है। देखोगे कहाँ तक है ये होल ऑफ द इंडिया में है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था पहले, लेकिन देखोगे एज दे हैव स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखना है ना। टाइटल क्या है इसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इनेक्टमेंट डेट क्या है इसकी, 25 अप्रैल 1872 है। इन्फोर्सेबल कब है, 1 सितंबर 1872 से। सोर्स क्या है इसका, इंग्लिश लॉ है ना। कहाँ तक अप्लीकेबल, होल ऑफ द इंडिया में, है ना। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, बट जब से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, तब से ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी बेटा इंडिया का पार्ट है, हम लोग उसको बाहर से नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लॉ कब आया
1 सितंबर 1872 को आया, है ना, ध्यान में रखोगे इस बात को। देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब भी बात करोगे 1872 की, इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट, सेल, पार्टनरशिप। आप ऑलरेडी डिस्कस करके आए हो, कहां से डिस्कस करके आए हो, डिस्कस करके आए हो आप क्लास 12th से, है ना। क्लास 11 में आपने इसकी थ्योरी पढ़ी और न्यूमेरिकल पढ़ रखा है आपने क्लास 12th में, ठीक है ना। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखो, है ना, ऑन 1 जुलाई 1930 में। देखो उसके पहले से ही लॉ बना हुआ था, बट लॉ क्या था आपका, बहुत पुराना था। तो पुराने लॉ को अमेंड करने की रिक्वायरमेंट हमको पड़ रही थी। अब सवाल ये अमेंडमेंट कैसे किया जाए, अमेंडमेंट धीरे धीरे किया गया। तो 1930 में एक एक्ट होने की वजह से इसके ऊपर बहुत बर्डन था, तो क्या किया गया, इसको अलग किया गया, है ना। तो 1 जुलाई 1930 को सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अलग किया गया और एक नया एक्ट पास किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, सोगा, है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। फिर ऑन 1 अक्टूबर 1932 बापू के बर्थडे के एक दिन के पहले, है ना, कमाल की बात हो गई। देखोगे क्या हो गया यहाँ पर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ गया, है ना। ये जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, ये क्या है, पहले से पार्ट था कि नहीं था, किसका पार्ट था, ध्यान रखोगे, ये पार्ट था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो ध्यान रखोगे आप यहां तक की बातों को। एक चीज अब आप और ध्यान रखोगे, है ना, देखोगे जब ये बना, तो ध्यान रखिए आप, जब ये बना हुआ था तो क्या जो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन हैं, ये क्या 1930 से आपके अप्लाई किए गए, तो आपका आंसर होगा नो। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन है वो सभी प्रोविजन आपके कब से अप्लीकेबल है, 1872 से है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सारे प्रोविजन हमारे पहले से अलाउ हैं, पहले से अप्लीकेबल हैं, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके आगे देखोगे, उसीलिए हमने यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिव, एक वर्ड लिखा है रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान रखोगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव को मतलब क्या है, पहले से, प्रोस्पेक्टिव को मतलब जहां से बना वहां से, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो यहां से प्रोविजन बने वहां से तो अप्लीकेबल होंगे ही, बट ध्यान रखो इसके प्रोविजन पहले से भी अप्लीकेबल हैं, कब से, 1 सितंबर 1872 से, जब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान में रखोगे इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट आया आपका 1 अक्टूबर 1932 को, है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन के तैयार हुआ, है ना। उसके लिए क्या हुआ, पार्टनरशिप के लिए एक नए एक्ट की रिक्वायरमेंट हो गई, तो हमने वहां पर एक नया एक्ट बनाया है, ठीक है ना। ध्यान रखो कि क्या उसके प्रोविजन 1 अक्टूबर 1932 से अप्लीकेबल है क्या, तो आपका आंसर होगा नो। इसके भी जो प्रोविजन है आपके कब से अप्लीकेबल हो गए हैं, पहले से 1 सितंबर 1 1872 से। तो इसीलिए लिखा गया इसके जो प्रोविजन है वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लीकेबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी नोट्स है, आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें, ये नोट्स आपको वहां पर फटाफट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप इसको आप नोट भी कर सकते हो या आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। और जिस बच्चे को कोई भी डाउट है वो मेरे नंबर 7985925954 पर मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। फिर अगर आपको ये सारी क्लास रिलेवेंट रूप में चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लोगे, द कॉमर्स ऑफ प्रयागराज। कहां से डाउनलोड करोगे आप, प्ले स्टोर से, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे। एक चीज और देखेंगे, नेचर एंड अप्लीकेबिलिटी, है ना, तो प्रोस्पेक्टिव है विथ इफेक्ट फ्रॉम करेंट डेट, ठीक। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखोगे, इस सब को मिलाकर क्या नाम दे दिया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक। अब देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक हेडिंग डालें आप, इसमें कुछ नए पॉइंट लिखेंगे सब लोग। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है ना। देखोगे पार्ट 1 में जनरल प्रिंसिपल हैं आपके, किसके, कॉन्ट्रैक्ट के, जो सेक्शन 1 से लेके 75 तक बनाए गए हिंदी वाले बच्चों के लिए सामान्य नियम। अच्छा, मैं बार बार हमको ये मैसेज आता रहता है, सर हिंदी में मैटर अवेलेबल कराइए, हिंदी में मैटर अवेलेबल कराओ। तो आप एस एम शुक्ला का बेटा बुक परचेज करके आप उससे अपने से लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। देखो लॉ का जो लैंग्वेज होगा वो थोड़ा टफ रहेगा। एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, जो भी बच्चा पेपर में आंसर क्वेश्चन लिखेगा उसमें अगर आपको सेक्शन याद है तो आप सेक्शन को इन्वॉल्व करोगे, अदरवाइज सेक्शन आपको याद नहीं रहेगा क्लियरली, आप उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में आप बात करोगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो सेक्शन 1 से 175 तक बताया गया है, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप पार्ट 2 में
कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना, जिसको 76 से लेकर 132 तक बताया गया था, जिसको अब क्या बोला जा रहा है, वस्तु विक्रय अधिनियम में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। इसको फिर से लिख लो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिख लोगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब क्या कर दिया गया इसको, अब इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है ना। क्यों भाई, इसको रिप्लेस कर लिया है, किसने रिप्लेस कर लिया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा 1930 नहीं। ठीक है, फिर पार्ट 3 में मैंने लिख दिया है, आप ध्यान रखोगे, किसको लिख दिया है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को, जिसको सेक्शन 24 से लेकर 238 तक बताया गया है, विशेष अनुबंध की बात करेगा, जिसमें आपके इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अभी भी है, इसके लिए कोई नया रूल रेगुलेशन नहीं आया है। फिर अगला पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट को मैंने डिवाइड कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, जो पहले पार्ट नंबर 4 में था। ध्यान रखोगे, अब वो क्या है, एक नए रूप में आ गया है, तो आप उसको ध्यान में रखोगे। पार्ट 4 को जो बताया गया आपको सेक्शन 239 से 266 तक। ठीक है, तो देखोगे इसको भी रिप्लेस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसके जगह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ गई। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है, देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को 4 पार्ट में हम लोग को पढ़ना है। पहला पार्ट 1 है, जिसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, सामान्य नियम है, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक में बात करेगा। फिर पार्ट नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो 76 से लेकर 123 तक बात करेगा। फिर पार्ट नंबर 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट और प्लेज की बात करोगे। ठीक है, और भी चीजें जो होंगी कवर करेंगे। फिर पार्ट नंबर 4 में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, जिसमें सेक्शन 239 से 266 तक है, जिसको खत्म करके एक नए एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया, जिसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो यहां तक ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके आगे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ठीक है, तो सभी बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे आराम से, मैं बहुत लिखवा रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, आराम से आप लोग इसको धीरे धीरे लिखते जाएंगे, जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, ये जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं, ये आपके सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन के साथ साथ आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का पेपर है उसके लिए, या किसी भी बीकॉम के पेपर के लिए जहां लीगल स्टडी की बात होगी वहां पर एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। देखोगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग की। जब भी आप मीनिंग की बात करोगे, मीनिंग को यहां पर मैं 2 पार्ट में, एक्चुअल में इसको हमको 3 पार्ट में पढ़ना चाहिए, है ना। पहला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, दूसरा क्या है आपका जनरल मीनिंग। तो जब भी बात आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की करोगे, तो यहां पर बात निकल के आ रही है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मैंने क्या नाम दिया, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको बताया गया है कि ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट। ठीक है ना, ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, जनरली जो इस तरह की बातें होती हैं वो कहां पर होती हैं, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। यहां पर एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग हो, है ना। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये सारी बातें होंगी, इसीलिए क्या कर दिया गया, इस डिक्शनरी को यहां पर वर्ड को या मीनिंग को टोटली डिनाई करके खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर जब बात करेंगे तो जनरल मीनिंग की बात करेंगे। जब भी मैं जनरल मीनिंग की बात करूंगा, इसी मीनिंग को यहां पर लिया जाएगा, क्योंकि उसको तो डिनाई कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे आप, तो चेक करोगे, सबसे पहले बात किसकी होगी, आप कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप कैसे करोगे, ओरल, और दूसरा कैसे करेंगे आप, रिटन। ओरल का मतलब क्या है, आप बोल कर करोगे शब्दों में, है ना, स्पष्ट करेंगे आप उसको या देख लोगे यहां पर लिख कर स्पष्ट करोगे। ठीक है, ओरल की बात कहां पर होगी और रिटन की बात कहां पर होगी, ये डिसाइड करेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप इन सभी बातों को। देखोगे, ओरल का मतलब क्या है, ओरल कहां पर होगा, वेन रिटन कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वहां पर आप कैसी बात करोगे, ओरल की बात करोगे। बट रिटन की बात आप वहां पर करेंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेशल नेचर का होगा, जहां पर लिखना बहुत जरूरी है, वहां पर हम लोग इसकी बात करेंगे। और चेक करना है दोनों इन्फोर्सेबल हो बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या, एक्सेप्टेंस हो इन द आइस ऑफ लॉ में। ठीक है,
इस बात को आपको चेक करना है। देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखेंगे आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको बताया सबसे पहले मीनिंग, है ना। तो जब भी आप मीनिंग की बात करेंगे, है ना, मीनिंग को दो तरह से पढ़ेंगे, एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब भी बात आप डिक्शनरी की करोगे तो इसमें ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट की बात करता है, जनरली ये हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट में बात करते हैं, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं उसके बाद जनरल मीनिंग में। जनरल मीनिंग में कॉन्टेक्ट दो तरह से होते हैं, या तो होगा ओरल या तो होगा ये कैसे, रिटेन। ओरल जब भी बात होगी, ओरल कहां पर होगा, जहां पर रिटेन की रिक्वायरमेंट ना हो, है ना। रिटेन कहां पर होगा, जहां पर ओरल की रिक्वायरमेंट ना हो, या जहां पर कॉन्टेक्ट क्या आपके बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर के हो, ठीक। फिर एक चीज इसमें कॉमन रहेगी, जो दो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वही है जो इनफोर्सेबल हो। व्हाट इज मीन बाय इनफोर्सेबल, तो इनफोर्सेबल का मतलब है एक्सेप्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, जिसको लॉ या कानून मान रहा है। देखोगे इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब। आ जाओ फिर सब लोग फटाफट इधर देखो। इनफोर्सेबल का मतलब है वैलिड, ठीक है, और वॉइड। देखोगे वैलिड अगर है तब तो इनफोर्सेबल है, लेकिन अगर वॉइड है तो चेक करो वॉइड होने का रीजन क्या हो सकता है ना। या तो वो क्या है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, या सोशल एग्रीमेंट है, या माइनर के साथ किया गया है, या तो क्या है वो इलीगल एग्रीमेंट है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे इनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है, इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है, इनफोर्सेबल है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, है ना। लेकिन अगर इनफोर्सेबल नहीं होगा तब वो वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, वो वाइड होगा। वाइड किस रीजन से हो सकता है आप चेक करोगे, या तो वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होगा, या सोशल एग्रीमेंट होगा, है ना, ये माइनर के साथ किया गया, या तो इलीगल एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग बातों को नोट कर सकते हो। तो ये सब जो बातें अभी तक मैंने आपसे की हैं, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट नहीं है, बट ध्यान रखो आप इसको एक बार कर सकते हो, ठीक है। आ जाओगे इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक डिफिनीशन को कवर करेंगे यहां पर। चलो ध्यान दो सब लोग यहां पर। बेसिक डिफिनीशन में सबसे पहले जब मैं बात करूंगा तो देखेंगे आप लोग हेडिंग डालने इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस, ठीक है बेटा। यहां पर जब इंपॉर्टेंट डिफिनीशन की बात होगी सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑफर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो ऑफर क्या होता है, कोई बच्चा मुझको बताना पसंद करेगा ऑफर क्या होता है, तो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया ऑफर को, है ना। देखोगे व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने अपनी इच्छा इस अधिकार से या इस पर्पस से व्यक्त करता है कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। when one person signifies to another his willingness to do or to do abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person requiring to such act or abstinence, है ना, एक्ट और abstinence, तो देखोगे ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। देखोगे एक बात यहां पर वो बात देखोगे, ये डिफिनीशन आपकी बताएगी के साथ सेक्शन 2A में, है ना। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, एक व्यक्ति का मतलब कौन सा व्यक्ति, ऑफरर, है ना। मैंने किसी से बोला कि भैया आपको साइकिल खरीदना है, उसने बोला हाँ भैया मुझको साइकिल खरीदना है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि मैंने क्या है उस व्यक्ति को ऑफर दिया है। तो ऑफर के लिए यहां पर देखो क्या बात बोला गया है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के सामने हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा इस बात के लिए जाहिर करता है कि वो उस काम को करेगा या नहीं करेगा। ध्यान रखो ऑफर केवल किसी काम को करने के लिए जरूरी नहीं कि हो, ऑफर किसी काम को करने के लिए नहीं भी हो सकता है। मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मान लो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मेरे बगल कोई मेरा कॉम्पिटिटर है या कोई मेरे स्टूडेंट है, वो कोचिंग ओपन कर रहा है ना। मैंने उससे भैया रिक्वेस्ट किया बेटा आप यहां पर कोचिंग ना ओपन करो, उससे मेरा बिजनेस इफेक्टेड होगा या मेरी क्लास इफेक्टेड होंगी, वो बच्चा नहीं मान रहा है ना। फिर मैंने क्या किया, उसको कुछ अमाउंट पे किया और बोला आप ये अमाउंट ले लो, आप यहां पर कोचिंग स्टेब्लिश ना करो। तो यहां पर क्या हो गया, ऑफर किसी काम को करने के लिए
नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे टू डू और absent फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको क्या मिले, उससे रिलेटेड सहमति मिले, ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन रिक्वायरिंग टू सच एक्ट और abstain। तो सामने वाला भी क्या कह रहा है उसको, उस काम को करने के लिए अगर हाँ के लिए प्रपोजल है तो आप हाँ करो, ना के लिए प्रपोजल है तो ना करो, तो ये माना जाएगा सामने वाले व्यक्ति ने आपको क्या किया, ऑफर दिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखोगे जो पर्सन ऑफर को देता है उसको आप ऑफरर बोलते हो, जिस पर्सन के सामने ऑफर दिया जाता है दैट इज नोन एज ऑफरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ऑफर के बाद हम लोग बात करते हैं, लिखिए नोट, ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। ऑफर को हम लोग प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। अब ऑफरर कौन होता है, जरा ध्यान देंगे। फिर ऑफरी कौन होता है, जरा ध्यान दें आप लोग, है ना। तो पहले हम लोग आज बेसिक टर्म को क्लियर कर लेंगे जिससे आगे की क्लास में आपको मजा आए। ठीक है ना। तो द पर्सन हु प्रोवाइड द ऑफर इज नोन एज ऑफरर। ऐसा कोई पर्सन जो ऑफर को प्रोवाइड कर रहा हो उसको आप क्या नाम दोगे, ऑफर। द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड या ऑफर इज मेड इज नोन एज ऑफरी। ध्यान रखोगे, ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के सामने ऑफर दिया जा रहा है उसको आप ऑफरी के नाम से जानोगे, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर हम लोग यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। देखें पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्टेंस क्या होता है। व्हेन दी पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, है ना, व्हेन द पर्सन टू हुम, ऐसा पर्सन जिसके सामने ऑफर को रखा जा रहा है, सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जिस व्यक्ति के सामने कार्य करने की इच्छा जाहिर की जा रही है, उस वो व्यक्ति उस कार्य को करने की अगर इच्छा है तो करने के लिए, ना करने की इच्छा जाएगी या ना करने के लिए अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो उसको आपने क्या नाम दिया, उसको आपने नाम दिया एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहां तक आप बातों को ध्यान रखोगे। ठीक, एसेंट देयर टू का मतलब क्या है, दीज टू का मतलब क्या है, फॉर विच ऑफर वाज मेड, जिसके लिए आप किसी व्यक्ति के साथ, मैंने आपके से मैंने उस लड़के से बोला बेटा यहाँ कोचिंग मत पढ़ाना, ये पैसा रख लो। वो बोला ठीक है सर, मैं यहाँ कोचिंग नहीं ओपन कर रहा हूं, मैं आपका पैसा ये एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है मैं यहां से जा रहा हूं। तो क्या हो गया, वो उसने क्या किया, उस कार्य को एक्सेप्ट किया कि नहीं जिसके लिए मैंने उसको ऑफर दिया था। तो ध्यान रखोगे इस बात को। प्रॉमिस क्या होता है जरा चेक करो सब लोग, देखोगे ऑफर वन एक्सेप्टेड विल बिकम प्रॉमिस। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखोगे ऑफर वन एक्सेप्टेड, जब ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लोगे वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। देखो यहां लिखा है आपका इक्वेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या है आपका, प्रॉमिस। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोग नोट करते रहे आराम से। फिर प्रोमिसर कौन होता है जरा ध्यान दो, द पर्सन हु प्रोवाइड द ऑफर एंड हुज ऑफर इज एक्सेप्टेड इज नोन एज प्रोमिसर। ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसके सामने ऑफर दिया जा रहा है ना, वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या नाम दोगे आप, प्रोमिसर नाम दोगे। तो कहने का मतलब देखो, ऑफरर को ही आप क्या नाम देते हो, प्रोमिसर नाम दोगे, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोमिसी कौन होगा आपका, ध्यान रखें, द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर इज नोन एज प्रोमिसी, है ना। प्रोमिसी को आप ऑफरी भी कह सकते हो, जिसके सामने आपने ऑफर को रखा है वो व्यक्ति अगर आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले रहा है तो ध्यान रखो क्या बन जाएगा, प्रोमिसी बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप सभी की नोटिंग हो गई है। फिर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की, जिसका नाम क्या है, कंसिडरेशन। ठीक है, जो बच्चा हम लोगों से पढ़ रहा है चाहे वो ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में हो, वो बच्चा क्या कर रहा है, हमको कुछ पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट को ही आपने क्या नाम दिया, यहां पर कंसिडरेशन का नाम दिया है।
तो देखोगे, लिखोगे कंसिडरेशन के बारे में, when both the parties समथिंग इन रिटर्न, जैसे मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, हमारी पढ़ाई, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मेरे लिए कंसिडरेशन है वो उसके द्वारा दिया गया पैसा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए, जो रिटर्न में आपको मिलता है उसी का नाम क्या है, कंसिडरेशन है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, व्हेन बोथ द पार्टीज something is written in the promise made by them, that thing in return will be termed as consideration। तो उसको आपने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया आपने कंसिडरेशन, क्विड प्रो को आप नाम देते हो उसको। ठीक है, क्विड प्रो को के नाम से भी आप में क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके लिए बातें हैं। ठीक है, तो ये हम लोग की जो बातें हुई हैं आज, वो सभी बातें किससे हैं रिलेटेड हैं, आपकी यहां पर बेसिक डिफिनीशन से रिलेटेड हैं। एक बार मैं इनको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि टाइटल क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, टाइटल का नाम क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इनएक्टमेंट कब हुआ इसका, 25 अप्रैल 1872 को, है ना। इनफोर्सेबल कब से, 1 सितंबर 1872 से। सोर्स क्या है इसका, इंग्लिश लॉ है। कहां तक अप्लीकेबल है, होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। कब से, जब से आपका आर्टिकल नंबर 370 हटा। मैंने आपको एक चीज बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप तीनों पार्ट है ना। 1 जुलाई 1930 को सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को अलग करके एक नया एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो इसके जो भी प्रोविजन थे वो कब से अप्लीकेबल है, 1 सितंबर से। ध्यान रखोगे ये क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, यहां से तो अप्लीकेबल है, यहां से अप्लीकेबल का मतलब क्या, प्रोस्पेक्टिव, बट उसके पहले से अप्लीकेबल है, इसको आप क्या बोलोगे, रिट्रोस्पेक्टिव। 1 अक्टूबर 1932 से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अलग किया गया। ध्यान रखोगे ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ऑलरेडी पार्ट रहा है, तो ये इसके भी जो प्रोविजन है वो क्या है आपके, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लीकेबल है। ठीक है, नेम एंड अप्लीकेबिलिटी, ध्यान रखोगे यहां पर मैंने आपसे एक बात किया था कि नेम एंड अप्लीकेबिलिटी में क्या था आपका, कब से है, जब से कॉन्ट्रैक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम, जब से करेंट डेट है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया आपके पढ़ाने के लिए। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया है, पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया है जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक बात किया है। पार्ट नंबर 2 को अलग कर दिया गया, सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123 तक, इसकी जगह नया एक्ट आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पार्ट 3 में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 124 से 238 की बात करेंगे। फिर पार्ट नंबर 4 को अलग कर दिया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, फिर मैंने मीनिंग बताई 2 पार्ट में, है ना। फिर इनफोर्सिबिलिटी के मतलब बताया। फिर मैंने इंपॉर्टेंट डिवीजन में आपसे बात की, ऑफर क्या होता है ना। जो पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के सामने किसी काम को करने या ना करने के लिए इच्छा जाहिर करता है, उसको ऑफर नाम दिया गया, है ना। ऑफर कौन देता है, जो पर्सन ऑफर को देता है वो ऑफरर होता है, जिस पर्सन को देता है ऑफर ही होता है। एक्सेप्टेंस क्या होता है, जो आदमी उस अगर ऑफर किसी काम को करने के लिए है तो हाँ करता है, अगर करने के लिए वो ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, अगर नहीं करने के लिए, नहीं करने से रिलेटेड वो अपनी रजामंदी देता है, वो भी एक्सेप्टेंस है। ठीक है, फिर प्रोमिसर, प्रोमिसी, कंसिडरेशन, यहां तक की बात कर ली हमने। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लेंगे, जिसको क्लास समझ में आए अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करें फिर से देखें। ठीक है, इसकी एक क्लास ऑलरेडी आपके पास अपलोडेड है, यहां तक देख लेंगे, बाकी बात हम लोग अपनी अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मेरे तरफ सबको टाटा बाय।